और एग्जाम को लेके जो बातें आई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हम लोगों को मदद मिलता है उससे जीएसटी का जो विषय आया, वो सारी बातें आ गई। वही हाल कमोबेश हमारे राज्य में भी है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हम ये कहने से हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष हम लोग थोड़ा सा कमजोर होते दिख रहे हैं, चीजों को बहुत जोरदार उठा नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से सत्ताधारी आज सारे मैकेनिज्म को विपक्ष के विरुद्ध में यूज कर रही है, ये आने वाले समय में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा है। और आपने देखा किस तरीके से ये कोविड के सिचुएशन में भी इतने जो माइग्रेंट लेबर आए, उनको राज्य में आने के बाद लगभग 7 वीक्स इनको लगा कि मजदूरों को बहुत परेशानी हुई। 7 वीक्स लग गया। उसके बाद ये किसी तरीके से थोड़ी बहुत एक्ट उन लोगों ने किया, फिर बाद में धीरे धीरे मुद्दे बदलते चले जाते हैं ये, और लोगों का जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। आज मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा आक्रोश है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके रोजगार छीने गए, उनके रोजगार चले गए, ये सभी अर्थशास्त्री टीवी में या अखबारों में लिखते हैं। उसको देखने के बाद पता चलता होगा कि देश की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आज मैं शुरू से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने फ्लैग करता रहा हूं। आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। अपने स्टेटों को, अपने जो उनके एसोसिएट जो स्टेट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं। जो हम अपोजिशन में हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसलिए मैंने कहा है कि ये जीएसटी जिस तरीके से केंद्र सरकार आज सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखी है, क्यों नहीं राज्य सरकार को भी कुछ बर्डन मिले रिसोर्स जनरेट करने के लिए। आज जिस तरीके से रिसोर्स जनरेट करने के लिए जितने भी बेनिफिट कंपनीज हैं, उन सभी बेनिफिट कंपनी को ये देने पे लगे हुए हैं। और अभी सारी चीजों को ये कंपनसेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ रहा है, इससे महंगाई तो घटेगी नहीं, महंगाई तो बढ़नी तय है। और ये कब तक कंपनसेट करके गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आम जनों के ऊपर ये बोझ डालेंगे, ये समझ से परे है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत इतनी बुरी तरीके से गिरी हुई है, तो आज हम देश के लोगों को इतने महंगे पेट्रोल डीजल क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब स्पष्ट है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का एक अपना स्ट्रेटेजिकली मूव है, जिससे ये एक रिसोर्स जनरेट राज्य के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि अपने कुछ जो इनके कथाकथित लोग हैं उनके बैलेंस शीट को सुधारने में लगे हुए हैं। जो मुझे जानकारी है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो नमामि गंगे का जो सफाई अभियान चला, 6-7 हजार करोड़ का जो डिसिल्टिंग हुआ, उसमें तो अदानी ग्रुप्स ने ही किया। आज वो तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि वो पैसा गया कहां। अब उसकी कोई जांच भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से आज जो भी देश के अंदर लोग अगर थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो तो मनरेगा में कर रहे हैं। हमारे राज्य में तो मनरेगा को हमने बहुत जबरदस्त एक्सप्लोर कर रखा है, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उसमें थोड़ी सी लिबर्टी होने से और आसानी से हम लोग और तेजी से लोगों को जोड़ सकते थे। लेकिन जो पेमेंट का शेड्यूल है, जॉब जो उसमें सेलेक्ट करने का इशू है, वो सब राज्य सरकारों को कम से कम फ्री हैंड देना चाहिए कि आप लोग इस तरीके से काम कीजिए, कुछ एक बना करके हम लोग उस तरीके से सेलेक्ट कर पाए। और इस तरीके से तो कई चीजें हैं जो बोलने के लिए है भारत, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कमिटमेंट है जीएसटी लगने के बाद हम आपको सर्टेन पीरियड तक कंपनसेशन देने की।
और अभी मुझे लगता है अब चूंकि ये कोविड कोरोना का जो संक्रमण आया, इससे तो हम लोग को लगता है जो कंपनसेशन पीरियड था, ये पीरियड को भी बढ़ाना चाहिए, कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए और पीरियड्स को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही रिसोर्स नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल से हमारे जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स हैं, सबको बेचने पर ये लगे हुए थे, ऑक्शन करने पे लगे हुए थे। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन चीजों को मैंने रोका है, और उस पर मैं हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्स को अपने राज्य के बेनिफिट के लिए कितना यूज कर पाए, रिसोर्स जनरेट कर पाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर एक रुपया के लिए हम मोहताज ना हो। ये हमारा वर्क प्लान में है। और मैडम यहाँ एक और इशू है अभी एग्जाम का, जो नीट का है और जेई का एग्जाम का विषय है, जो इन लोगों ने इसको दे रखा है, नेशनल एग्जाम क्या है, एनटीए को जो इन लोगों ने सपुर्द किया है एग्जाम देने के लिए, ये बात है सही है, एग्जाम होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूं, लेकिन मुझे लगता है इट इज टू हरी। अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, अभी मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत कुछ हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ पर सेंटर डालते हैं। और मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को ही इन लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं, और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आती हैं, मतलब को एक नहीं डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और थोड़ी सरकार को कुछ फैसिलिटेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों के मत्थे डालेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के पास ना वेंटिलेटर अभी हमारे पास उपलब्ध है, ना बेड उतना सफिशिएंट लोगों के लिए उपलब्ध है, ना हमारे पास वैसे रेस्क्यू सिस्टम हमारे पास इमीडिएट हम जनरेट कर पाए। तो है, समस्या तो है मैम, लेकिन इसके लिए हम लोगों को लगता है कि जॉइंटली कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। थोड़ा विपक्ष की आवाज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है, और ये लोग तो जिस तरीके से आए दिन कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी उस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग को इनके मेन मुद्दे से हम भटक जाते हैं। और इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उनके जो स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकल डाइवर्ट है, उस पर भी एक कड़ा नजर रखते हुए हम लोगों को उनको हिट करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों ने गलतियां इतनी कर रखी हैं मैम, कि अगर हम लोग सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर बातों को रखें, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इनको ये करें। अब जैसे इन लोग सब आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जितने भी जो प्रॉफिट कंपनीज हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करने पे लगे हैं, खासकर रेलवे पर। रेलवे तो हुआ, रेलवे करने की वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉय होने की स्थिति पर आए, हो गए, और कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बेरोजगार हुए, वो तो आप सब लोगों को मालूम है। अभी भेल, गेल, एनटीपीसी, सेल, इन सबको बेचने की इनकी तैयारी चल रही है। कैसे चलेगा? आखिर हम लोग किस और देश को ले जाना चाहते हैं? और वैसे भी अर्थव्यवस्था पे खड़ा होने के नाम पर तो कहीं मुझे दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सरकार पैसे रिजर्व बैंक से निकालती है, आम लोगों को तो मिल नहीं रही, ना फैक्ट्री चल रही है, ना छोटे चल रहे हैं, ना मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन सेंसेक्स में इन्फ्लुएंस जरूर दिखता है। और ये कौन सा इकोनॉमिक है, ये मुझे समझ में आता है। कोई इंडस्ट्री चल नहीं रहा, रोजगार हो नहीं रहा, आखिर सेंसेक्स बढ़ कैसे रहा है? ये कहाँ का फॉर्मूला है? ये कौन अर्थशास्त्री बताता है ये? और जितने भी आज देश की स्थिति को बताने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो क्राइम रिपोर्ट हो, चाहे डेवलपमेंट ये हो, वो सारी संस्थाएं आज बंद हो गई हैं। कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है
किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम लोग चीजों को आगे दिशा दे पाएंगे लोगों को। इसलिए थोड़ा सा हम लोग, मैडम आपने अच्छा पहल किया है, और हम लोग मजबूर भी हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि मिलने की भी, और या तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग रेगुलर एक सीटिंग करें, ताकि हम लोग को इनके जो षड्यंत्र हैं इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे पाए मैडम। इसलिए, और इन्वायरमेंट ये का भी एक इशू से इन लोगों ने अभी जो नया ये किया है, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको फ्लैग करना, इन लोगों ने एक जो नया अमेंडमेंट EIA का जो इन लोगों ने किया है, जो पब्लिक डोमेन पे इन लोगों ने रखा भी था, लगभग 20 लाख लोगों ने सजेशंस दिए हैं। इसमें जो मेजर इन लोगों ने चेंजेस किया है पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस का, मैडम ये तो डिजास्टर होगा राज्यों के लिए। आर्बिट्रेरी एक्सपेंशन जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो हैं, और इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक हियरिंग को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। ये पूरी तरीके से मैडम हमारे लिए तो हमारे जैसे माइनिंग स्टेट्स के लिए तो बहुत बुरा है, और इनकी तो हमारी गिद्ध नजर पड़ी हुई है हमारे स्टेट में। मैं तो अपोज कर रहा हूँ, लेट अस सी, देखते हैं कब तक हम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कभी कभी डराने धमकाने का भी काम करते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इन सब चीजों पर भी जो है बात रखनी चाहिए। जो भी कोविड के बारे में होता है मैं कोविड के बारे में कहता हूँ, अन्यथा बीच में हम खत तो लिखते रहते हैं, कभी जवाब आता है कभी आता नहीं, जवाब आता है तो भी पैसे कभी आते हैं, अप्रैल से तो शायद आए भी नहीं है। तो ये स्थिति आज के दिन हमारे सबकी है। लड़ तो सभी रहे, कोविड के साथ लड़ रहे हैं, अपनी ही सरकार है, ऐसे नहीं हम विपक्ष में। विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी का हम बुरा चाहते हैं, नहीं, हम भी आम आदमी की उसके हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी कुछ हमारा अधिकार है। आज कैसे होता है कि राजीव जी की बात करें तो उन्होंने पंचायत राज, वो एक बात कही थी। पंचायत राज का मतलब क्या है कि जो भी सत्ता होती है उसको छोटे छोटे इसमें केंद्र में उनका अधिकार दे दो। आज क्या हो रहा है? आज सबके जो अधिकार है एक हाथ में चले जा रहे हैं। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा राज्य सरकार का मतलब क्या है? क्या कभी आगे जाकर ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति देश चलाएगा और हम खाली हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? ये नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो उसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसको ध्यान में रखकर हमारी घटना बनाई है, और उस घटना में जो भी अधिकार सबको दिए हैं उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ? तो डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचाई पर है हमारी घटना, और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात की गई है उसको तो उसकी रक्षा करना, सरकार चलानी, हम सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन घटना का रक्षण करना वो भी काम है। तो इसीलिए GST के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसके ऊपर भी फेर विचार होने की आवश्यकता है कि पहला जो एक स्ट्रक्चर था, हो सकती है कुछ बात हो सकती है कि कुछ अगर कुछ बदलाव लाए, अच्छा भी हो सकता है, बदलाव लाए तो गलत भी हो सकता है। अगर गलती हो सुधारी भी जानी चाहिए, सुधारने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार कर आगे जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं मानता हूँ कि केंद्र से पैसा कितना आना बाकी है वो तो है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर पहले था वो और आज का जो है इसके बीच में कुछ रास्ता निकलना चाहिए कि पहले था वो सही था? इसके विषय भी, इसके ऊपर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई एंड या अप्रैल जून में हमने डिसीजन लिया, जो फाइनल ईयर है जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए, और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे, मैं कर रहा हूँ, तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज तो ये खतरा बड़ा है। और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है, कोरोना थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं? और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया
कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर कर मार्क्स दिए जाए। बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उनको पास कर देंगे और बाद में जब भी संभव हो हम एग्जाम जरूर लेंगे। और अगर किसी बच्चे की ऐसी धारणा होगी कि अरे नहीं एग्जाम होता तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, तो वो उसकी मर्जी, वो उस एग्जाम वो दे सकता है। फिर एग्रीगेट किए हुए मार्क्स और एग्जाम में मिले हुए मार्क्स चुनना उसका काम है। तो मैंने पहले कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन आज के दिन ये स्थिति नहीं है। और जैसे कहीं बाहर के देशों की ओर हम देखें, मैंने बीच में खबर पढ़ी थी यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे 1 लाख के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ आ गई तो? हमने उद्योग तो मई महीने में ही शुरू कर दिए। आज भी हमारे यहाँ जो इलाका है, जो सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है मुंबई से लेकर पुणे तक, वहां हमने लॉकडाउन है जरूर है, लेकिन आहिस्ते 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 हम इसको खोलते जा रहे हैं। मिशन बिगिन अगेन, मिशन बिगिन अगेन। तो आहिस्ते आहिस्ते खोलने के वक्त शायद कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि हम काफी स्लो जा रहे हैं। स्लो ठीक है, वो टॉर्टोइज और वो खरगोश, उसकी तो कहानी सबको पता है। जल्दबाजी कर कर कुछ फायदा नहीं होता है। आहिस्ते कदम जाए लेकिन ठीक से डालें तो जो कदम हम आगे बढ़ाएंगे उसको वापस लेने की आपत्ति हम पर नहीं आनी चाहिए। ये सोच समझकर हम आगे जा रहे हैं। तो सारी चीजें हम खोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम खोलते जा रहे हैं। स्कूल, मैंने स्कूल के बारे में भी यही कहा कि स्कूल शुरू कब होंगे? स्कूल शुरू नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन शुरू करेंगे, वो चाहे ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, ई लर्निंग हो। तो इस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। जो बात मुझे दिखाई दे रही है एनवायरमेंट की, एक जो बात रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। हमने तो एक लेटर दे दिया है जावड़ेकर जी को। वैसे तो आदित्य ने 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है एजुकेशन के बारे में, और उसमें आदित्य ने लिखा है कि ये जो एजुकेशन एकेडमिक ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर वो आगे बढ़ा है, तो एकेडमिक ईयर भी क्या हम जनवरी से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि आज तक देश की अगर बात करें तो हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्य नसीब वाले हैं और वो नसीब वाले ही रहे कि जहां उनके यहाँ इसका ये संक्रमण कम हुआ होगा, अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ तो वैसे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही केयरफुली हमें आगे जाने की आवश्यकता है, और इसीलिए आदित्य ने कहा कि एकेडमिक ईयर हम आगे करें क्या, जनवरी से शुरू करें क्या। तो वैसे ही एनवायरमेंट की बात करें, हम क्या करते हैं? विकास चाहिए, हाँ चाहिए ना विकास। हम तो सरकार इसलिए सरकार में आए कि विकास के लिए आए हैं। कुछ लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो विकास के लिए आए हैं। और आप सभी को याद होगा, लगभग हमारा सेशन तो उसी दरमियान चलता रहता है। मार्च महीने में हमारा महाराष्ट्र का सेशन चल रहा था। बजट हमने पेश किया और 2-4 दिन में हमें सेशन समाप्त करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना शुरू हो गया। तब से घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम, और ऐसी बात मुलाकातें होती रही। तो विकास के लिए हम तो सरकार में आए हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं कि जहां चाहे हम हमारी मर्जी कुछ भी करें, जंगल है तोड़ दो और वहां से कुछ भी करो, नहीं। और इसीलिए खास कर हमारे विदर्भ से एक जाने वाला रेलवे का एक रूट है अकोला खांडवा, वो मध्य प्रदेश से जाता है। वो जाता है बीच हमारे जंगल से, मेलघाट, जो टाइगर का घना जंगल है। तो हमने उनको ये कहा है कि अल्टरनेट कुछ करें, कि हम बीच जंगल से ये रास्ता जा रहे हैं तो हम घुमा कर लेके जाएं, तो ज्यादा बस्ती, ज्यादा लोगों को इस्तेमाल होगा। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। आसान उत्तर हम जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हमें आपत्ति आ सकती है। तो ये सारी बातें हमारी होती रहती है। लेकिन दीदी आपने जो बात कही कि हमें मिलते रहना चाहिए। जब भी कोई आपत्ति आती है तो हम भागम भाग करके इकट्ठा आते। क्यों आपत्ति की जरूरत है क्या हमें इकट्ठा आने के लिए? आपत्ति के बिना भी हमें मिलते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति की क्या हिम्मत है हमारे सामने आने की? हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति भी डर कर रहेगी, अरे ये तो इससे इनके नजदीक जाने में खतरा है। आपत्ति को खतरा महसूस होना चाहिए, हमें नहीं। और ये जो बात हम जो कर रहे हैं, ये कॉमन मैन की बात है। जैसे जीएसटी की बात है, पैसा आएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कि सारी बातें हम तो फ्री दे रहे हैं, ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अभी इस सितंबर से लेकर वो केंद्र से जो पीपी वेंटिलेटर जो आने वाला था, आ रहा था, वो भी बंद होने जा रहा है। वो मुद्दा भी मैंने पिछले प्रधानमंत्री जी के सामने कॉन्फ्रेंस पे मैंने उठाया था।
एक चीज वो बंद करते जा रहे हैं और हमारे यहाँ हमें देने की आवश्यकता हो रही है, जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी बातें हमें सोच समझ कर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और सब मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और हमारी जनता, ठीक है, हमें भी वोट दिया है और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी वोट दिया है। मतलब ये जनता कोई हमें वोट देने वाली जनता बाहर से आई है और वहां उनको वोट देने वाली जनता यहाँ की है, ऐसी बात नहीं है। एक ही जनता है, जनता तो वही है, लेकिन हम करे तो पाप और वो करे तो पुण्य, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ कर एक प्रोग्राम होना चाहिए, मिलते तो रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो बिना मास्क, आज तो मैं बिना मास्क आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठा हूँ। हेमंत जी, आप भी, और सारी बातें क्योंकि हम अपने अपने घर में हैं। लेकिन उस दिन की हम कामना करते, प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द ये कोरोना का संकट टल जाए और हम खुलेआम एक दूसरे के साथ ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर सके। मुझे तो इतना ही कहना था। जो भी हमें करना है सब साथ मिलकर करेंगे। जनता की आवाज है, वो कोई दबा सकता नहीं, और दबाने की अगर कोई कोशिश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो आवाज और ऊंचा करे। सरकार क्या उम्मीद करें, क्योंकि जब से सरकार बनी है 14 में, तब से ही जो रवैया सरकार का है वो इस प्रकार का बन गया है कि कोई लोगों में घुटन महसूस हो रही है कि कहें तो किसको कहें और कहें तो वो सुनेगा क्या। ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया। सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन था। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो यूपीए गवर्नमेंट में आया था, परंतु तत्काल कदम उठाए गए तो कम से कम इम्पैक्ट बहुत कम रहा देश के अंदर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उस वक्त में देखा किस प्रकार से फैसले के बाद हुए थे। वो तो इतिहास में दर्ज हो गए, चाहे वो आरटीआई था, चाहे आरटीई था, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट था और चाहे नरेगा था। आज नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट बचाए गए हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। परंतु दुख इस बात का है कि कोरोना ने जो स्थिति बनी है राज्यों की, पूरी लड़ाई राज्य सरकारें लड़ रही है और केंद्र सरकार से खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जो हमने सुझाव दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अंदर, उन सुझावों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, वो भी खाली एक प्रकार से लोन ड्राइवन थे, लोन के आधार पर है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राज्यों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो हमने वादे किए थे जनता से, बजट पेश किया था, कमिटमेंट हमारे थे, सबको मालूम है कि इसके कारण से रेवेन्यू 40% मुश्किल से रह गई है राज्यों की। और बिना केंद्र के सहयोग से राज्य सरकारें जो कमिटमेंट पूरा कर नहीं सकती। हमें अपने बजट जो बनाया हुआ है उस पर कटौती करनी पड़ रही है, ऑस्टेरिटी मेजर हम अलग उठा रहे हैं। लॉकडाउन लंबे समय तक चला, उसके कारण भी स्थिति बिगड़ गई। सब जगह दुकान हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री हो, सब बंद हो गए। वक्त लगेगा कि श्रमिकों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, रेवेन्यू रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो तमाम मेरे पूर्व साथियों ने जो बातें बनाई है वो हकीकत में है कि आज जीएसटी जो वादा किया हुआ केंद्र सरकार का, आज हमारे स्टेट में करीब 6,990 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं और उसका कोई जवाब नहीं है। कोई हमने 25-30 लेटर लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, जवाब आते नहीं है वहां से। अगर कोई मुख्यमंत्री पत्र लिखे जो जवाब ही नहीं आए तो हम फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार। जो वादे किए गए थे जीएसटी को लेके वो पूरे हो नहीं रहे हैं। हम तो मांग कर रहे थे 5 साल और बढ़ाया जाए। मांग किससे करें जब जो अभी जीएसटी मिलनी चाहिए हमें मंथली, वो भी नहीं मिल पा रही है। हमने मांग की थी कि बोरोइंग जो मिलती है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जीडीपी का हम चाहते थे 3% की बजाय 5% मिले स्टेट जीडीपी का। एलो किया पर शर्तें ऐसी लगा नहीं जो शर्तें कभी पूरी नहीं हो सकती।
हमने सिंपल मांग करी मॉनिटोरियम की कि राज्य सरकार में जो कर्जे हैं भारत सरकार की एजेंसियों के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है या अन्य एजेंसियां हैं, खाली 6 महीने का मॉनिटोरियम चाहिए, उसकी परवाह नहीं करी गई। आरबीआई देती है वेज लिमिट्स में एडवांस देती है, हमने कहा खाली ब्याज मुक्त कर दो कोरोना के अंदर, उसकी परवाह नहीं की गई। अभी स्थिति ऐसी बन गई राज्यों की कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लग गई। किस प्रकार हम तनख्वाह चुकाएंगे टाइमली, वो सवाल हमारे सामने खड़ा है। और तो जो सीएसएस की स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें जो पहले फॉर्मूला था वो बदल दिया गया। जो पहले आराम से पैसा मिलता था तो हम भी अपना पैसा लगा करके खर्च करते थे, अब उन्होंने जो फॉर्मूला बदला है वो नीड बेस कर दिया है। उससे और ज्यादा मुसीबत पैदा हो गई कि राज्यों में सीएसएस के काम जो है वो हो नहीं पाएंगे। और तो और जो हिस्सा मिलता केंद्रीय करों में हमें, मृत्यु के कहते हुए कि उसमें इस 1 महीने में 800 करोड़ की कमी आ गई 1 महीने के अंदर। तो सोच सकते हैं अगले महीनों में क्या होगा। तो चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं और सरकार को तो परवाह इन बातों की है नहीं। सरकार को परवाह है सरकारें गिराए कैसे। जैसे उन्होंने कर्नाटका में खेल खेला, मध्य प्रदेश में खेल खेला, राजस्थान की बारी आपके आशीर्वाद से बच गए हम लोग। पर जो सुनते रहते हैं कि महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीस अपने झारखंड हो, चाहे वो कोई राज्य हो, उनकी बारी कैसे लगे। जब हम ये बातें सुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इन स्थितियों में हम लोग चाह रहे हैं जो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। मैडम, सरकार को परवाह नहीं है कि चाहे कितने एक्सपर्ट कोई बात कह दे देश के अंदर, इकोनॉमिस्ट कुछ भी कह दे, आरबीआई के गवर्नर है वे कुछ भी कह दे, और तो पीएम के जो एडवाइजर थे इकोनॉमिक के, उनकी अपनी राय आ गई। पर फिर भी सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पता नहीं। आर्थिक व्यवस्था को लेके लोगों को विश्वास ही खत्म हो गया। सरकार कोई उसके बारे में विचार नहीं कर रही कि सोच भी नहीं कि क्या होगा राज्यों का। स्थिति बड़ी विकट होते जा रही है और हर फैसले उल्टे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, मेरे पास आंकड़े हैं किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, लगातार सेस और सरचार्ज बढ़ाए जा रहे हैं और $115 प्रति बैरल से लगा करके $19 पे आ गए। तभी लगातार प्राइस बढ़ रही है। पूरा पहले केंद्र सरकार ले रही है, डिविजिबल पूल जो होता है राज्यों को मिलने वाला, उन पर कटौती हो रही है। इस प्रकार से स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और कोरोना में जो काम किया वो बेमिसाल किया राज्य ने, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने भी यहाँ पर सोशल कमिटमेंट भी पूरा किया, हेल्थ एक्सपेक्ट बढ़ाया हम लोगों ने। और आज स्थिति है कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर पॉजिटिविटी की रेट जो है 3.38% है, और जो सबसे अच्छी रेट है यहाँ पर। बाकी जगह नेशनल लेवल पर 8.78% है। फर्टिलिटी रेट जो है राजस्थान 1.34% है, जो सबसे कम है देश के अंदर। और तो और रिकवरी रेट जो है वो इतने अच्छे प्रयास किए कि हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली जाती थी टेस्टिंग, अब करीब 50,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और हमने ऑफर किया पड़ोसी राज्यों को भी, जो जल्द आप हमारे यहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। रिकवरी रेट 79.27% है। तो ओवरऑल हमारे कोरोना को लेके हम लोगों ने काफी कुछ किया है। उसका मैं समझता हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट भी है। जनता को सोशल सिक्योरिटी में हमने पेंशन भी कायम रखी, 6 पेंशन दे दी हम लोगों ने। साथ में हम लोगों ने थे उनके लिए अलग से व्यवस्था करी। करीब हमने 32 लाख लोगों को 3 किस्तों में हमने 3,500 रुपये दिए, गेहूँ फ्री दिए हैं, दालें फ्री दे रहे हैं। परंतु स्थिति जो विकट बनी हुई है उसको देख के हमें चिंता हो रही है कि आने वाले वक्त में अगर भारत सरकार ने टाइमली कदम नहीं उठाए
तो स्थिति और बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी तक तो हमने इतना अच्छा काम किया है कि पब्लिक में भी शांति बनी रही, सब तरह से दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, सोसाइटी आगे आई, एक्टिविस्ट आगे आए, कुछ कमी नहीं रखी, लोगों में कॉन्फिडेंस आ कि सरकार हमारे कुछ कर रही है। तो जिस प्रकार के हालात बना रखे हैं, तो मेरा मानना है मैडम कि पहले भी आपने एक बार अकाल सूखा पड़ा था, तब आप हमें सभी मुख्यमंत्री को लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर के पास में, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त में हमने देखा कि बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, काफी कुछ हम लोगों को सहूलियत मिली थी। वक्त आ गया कि मैं समझता हूँ जितने हमारे मुख्यमंत्री साहबान हैं, हम सब आपके साथ चलें, या तो प्राइम मिनिस्टर मिले, अपनी बात करें, राष्ट्रपति से मिले, हमें एक इश्यू बनाना पड़ेगा। इश्यू बनाए बगैर मैं समझता हूँ मैडम ये ध्यान देने वाले नहीं है। स्थिति बड़ी विकट स्थिति, हम बोल रहे हैं तब उससे ज्यादा विकट स्थिति है, क्योंकि बातें मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, उन बातों को मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आम जनता दुखी है, वो खुद चिंता में है, सरकार को ध्यान दे नहीं रही है, इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर लोगों का है नहीं। अगर फिजिकल डेफिसिट के मतलब हम चल रहे हैं, और अगर हमने परचेजिंग पावर नहीं बढ़े लोगों की, कंपनी के पैसे को, तो दुकानदारों का सामान बिकेगा नहीं, तो फैक्ट्री कहीं चलेगी। तो सवाल ये है कि जब तक सरकार आगे आकर के इमदाद नहीं करेगी राज्यों को भी और पब्लिक को भी, पैसा नहीं जाएगा जेब के अंदर, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ठीक होने वाली भी नहीं है। और ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। सारे इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं सबको मालूम है, ये हमारे लिए बहुत चिंता कैसे बना हुआ है। तो मैडम मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बात हुई है एग्जाम के बारे में सबके राय एक ही है कि जब खुद एग्जाम पर आ रहा है, सामने अमेरिका का भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को खुद को जाना चाहिए। जब आम राय लोगों की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जाए सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर रिव्यू कटिंग लगाए और कोई रास्ता निकाले जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो हल कर सके। बाकी जो आपने हमें पत्र में लिखा है पर्यावरण को लेकर के, उसके ऊपर हमने भारत सरकार पे द्वारा डाला भी है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, वरना आने वाले वक्त में तकलीफ हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति जो एकदम फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर है, और उसकी धज्जियां उड़ रही है, जिस प्रकार से सरकार का बिहेवियर है सबके साथ में, वो उचित नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी बात सुननी पड़ती है, सबकी बात सुननी पड़ती है। और ये सरकार जो है उनको कोई अपना एजेंडा जो आरएसएस का है उससे मतलब है, एजेंडे को पूरे करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और जो चिंता वास्तव में होनी चाहिए सरकार को, राज्यों की स्थिति क्या बनी उसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, उसकी कोई चिंता नहीं है। और ये बात हम सब के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात हो गई है। तो चाहूंगा मैडम कि सबकी राय बने, तो हम लोग जाकर के बात करें और दो बात बताएं कि स्थिति ये बनी हुई है, आंकड़े क्या कहते हैं सबके सामने है, खाली तथ्यों के ऊपर बात हम कर रहे हैं, कोई पोटी बात नहीं कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बिगड़ गई राज्यों की, कोई सोच ही नहीं सकता। जहाँ तक कि जीएसटी का मामला है, हम लोग उत्पादक राज्य हैं और इस कारण से 2022 तक हम लोगों को कंपनसेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए, मैं इस मत का हूं। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, लेकिन एजेंडा कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो खबरें छन के आ रही है वो बहुत ही डरावना है। वो इस मामले में कि यदि 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल ये फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी, तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है।
दूसरा जो इशू है जिसके बारे में सोरेन जी ने जो बातें कही कि जो पर्यावरण के संदर्भ में, तो ये तो बहुत भयावह है कि यदि कोई उद्योग लग जाए और उसके बाद वो सारे कानून का नियम का पालन करेंगे। मुझे एक घटना याद आ रही है, जमुना किनारे एक मंदिर बना था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि कानून के हिसाब से तो गलत बना है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया, 150-200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, तो इसलिए इसको हटाया जाना तो ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से बात आएगी यदि जो कानून बना है, पेशा कानून बना है, पर्यावरण कानून बना है और उसको पालन किए बिना यदि उद्योग लग जाए और लगने के बाद यदि वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो आखिर में फिर हम न्यायालय भी जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया है, लग गया है, इसको हटाया जाना राष्ट्रीय क्षति होगी। तो ये जो कानून आया है वो बिल्कुल ही गलत है और जो EIA जो ड्राफ्ट है उसका हम लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए। दूसरा जो कृषि के मामले में जो मंडी का जो मुद्दा है जिसे कैप्टन साहब ने विरोध किया था और हम लोग भी भारत सरकार को एक पत्र लिखे हैं कि यदि इसको कोई भी मंडी में कहीं भी जाके बेचा जा सकता है और राज्यों को मंडी शुल्क लेने का अधिकार छीन जाएगा तो राज्यों को जहां राजस्व की कमी होगी वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 80% जो कृषक हैं वो मार्जिनल फार्मर है और वो कहीं पंजाब में जाके या राजस्थान में या महाराष्ट्र में बेचने जाएंगे नहीं, उसको तो यहीं से मंडी में बेचना है। तो उसका लाभ केवल व्यापारियों को, बिचौलियों को होगा, छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए उसके मैं आवश्यकता नहीं समझता, उसको वापस लिया जाना चाहिए। तीसरा जो शिक्षा नीति के बारे में सभी लोगों ने बात कही, अभी परीक्षा के मामले में तत्कालिक मुद्दे पे सभी मुख्यमंत्रियों ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूं, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े, लेकिन वहां तो जाना चाहिए। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो शिक्षा नीति जो लाए हैं उसमें हम लोगों को विचार करना चाहिए। जो शिक्षा नीति लाए हैं निश्चित रूप से ये राज्यों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो नीति लाए हैं उसमें पहले कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी का था, उसके पहले 2 क्लास और 3 क्लास और जोड़ दिए हैं, जो आंगनबाड़ी उसको भी कर दिए हैं। तो ऐसे में वो आंगनबाड़ी को यदि क्लास उसमें आप जोड़ देते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर शिक्षकों की भर्ती, मान लो 30,000 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी और इस मामले में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। उसकी स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगा, फिर वो क्लस्टर में करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो आदिवासी अंचल है वो बहुत दूर दूर में है और उसके वैसे भी फिर ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीति है ये बहुत ही भ्रामक है और पूरा सेंट्रलाइज करने की बात कही जा रही है। तो फिर जो हम अपने प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहते, शिक्षा में जोड़ना चाहते थे, हम अपने प्रदेश में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो नीति जो बनाए हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। और फिर एक बात और कही जाती है, जैसे अभी हमारे यहाँ जो आर्ट सब्जेक्ट ले तो उसे BA डिग्री मिलती है, जो साइंस ले वो BSc की डिग्री मिलती है, लेकिन भारत सरकार अब जो नीति लाई है उसमें ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। अभी स्थिति ये है कि हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उसे बहुत मुश्किल से भर पाए हैं। सुदूर अंचलों में तो वो उन विषयों के टीचर भी नहीं मिल पाते। ऐसे में जब अलग अलग सब्जेक्ट के एक कोई भी जो स्टूडेंट है यदि वो अलग अलग विषयों को ले लेंगे, साइंस के भी और आर्ट के भी और कॉमर्स के भी, तो फिर इतने सारे शिक्षकों की भर्ती करना, उसको उपलब्ध कराना, ये तो बहुत ही खर्चीला होगा। लेकिन भारत सरकार इसमें वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी इसके बारे में मौन है, जो इस विषय में भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
अभी सोरेन साहब ने जो कोल ब्लॉक के बारे में जो बात कही है, और पूरे देश में जो स्थिति है वो प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे सेल का हो, जितने भी इंडस्ट्री हैं सबका निजीकरण कर रहे हैं। तो आज जो स्थिति बनी है, जो 70 साल में हमारी सरकारों ने जो विभिन्न संस्थान सार्वजनिक उपक्रम बनाए हैं उसको लगातार बेचते जा रहे हैं। तो अब जो आवश्यकता है वो इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसे बेचा जा रहा है और एक एक करके बेचते जा रहे हैं, और हम राज्य के लोग चुपचाप बैठे देखते रहे हैं। कहीं कहीं विरोध हो रहा है, केरल के विधानसभा में पारित हो रहा है, कहीं और विधानसभा में पारित हो रहा है। इससे हम लोगों को सामूहिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में पिछले समय जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हमारे यहाँ बालकों को बेच दिया गया, एल्युमिनियम प्लांट था। अभी जो नगरनार में जो स्टील प्लांट अभी बना ही नहीं है उसे बेचने की सूची में उसे जारी कर दिया गया, उसमें रखा गया है। हम लोगों ने इसे विरोध में पत्र लिखा है कि इसे निजी हाथों में न बेचा जाए, लेकिन यदि ये बेचा जाता है तो हम लोग विरोध करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी राज्यों के बिकने के कगार पे हैं। बहुत सारे राज्यों में निजी हाथों में चला गया है, बहुत सारे राज्यों में जाने वाले हैं। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन है इसको हम लोगों को लेके लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कोल ब्लॉक की नीलामी, पिछले दिनों कोल मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य में कोयला का खदान है और हमारे पास भी एक कोयला खदान नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। तो बोलते हैं कि जो नीलामी होगी उसमें आप भी ले लीजिए, तो वो हमारे ही खदान है, हम ही खरीदें। ये बात अजीब सी है। सोरेन जी ऐसे हुआ था ना, तो ये पूरे जंगलों को उजाड़ के यदि इस प्रकार से किया जाएगा और निजी हाथों में बेचा जाएगा, उनका कहना है कि 50 साल में कोयले के रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, तब तक के दूसरे कोई चीजें आ जाएगी। लेकिन आज जैसे हम भले रॉकेट के युग में आ गए हैं, लेकिन बैलगाड़ी समाप्त नहीं हुआ। यदि हम कितना भी दूसरे पावर के लिए दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन कोयला आधारित जो पावर है उसकी महत्ता कभी कम होने वाली नहीं है, उसकी उपयोगिता बनी रहेगी। तो इस समय हम लोगों को इस मामले में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।